यह आदमी अंक के लिए अमर ओगर्स की खेती करता है। एक ऐसा राक्षस जिसे आप कितनी बार भी मारें, वह अगले दिन फिर से जीवित हो जाएगा और मजबूत और तेज होगा। उसकी कौशल सिर काटने के कारण वह उन्हें एक साफ वॉर में गिरा देता है और शिकार को अभ्यास की तरह मानता है। जो अंक वह कमाता है उससे वह एक मुरझाए पेड़ को एक सम्राट सेब के पेड़ में बदल देता है और वे सेब एक पागल राशि में बिकते हैं। लेकिन वह हमेशा इतना मजबूत नहीं था। कहानी को बेहतर समझने के लिए चलो शुरुआत में चलते हैं। पृथ्वी मर रही थी और उसने जो भी जीवन शक्ति दी थी वह खो चुकी थी। और फिर एक विशेष प्राणी ने बताया कि पृथ्वी को क्या चाहिए। अविस्मरणीय प्राणी ने एक अन्य दुनिया में भेजने की सलाह दी और इसके साथ प्रेषकों ने, जिन्हें अब नायकों के रूप में माना जाता है, पृथ्वी को छोड़कर अन्य दुनियाओं के लिए रवाना हो गए। अन्य दुनियाओं से प्रेषक मानवता के अस्तित्व के लिए आवश्यक नई चीजें वापस लाने में सक्षम हैं। हमारा मेजबान चांसू एक कचरा बागवानी की नौकरी कर रहा है, लेकिन वह चाहता है कि वह भी एक प्रेषक बन सके। दिन के काम के बाद वह प्रेषक पुनर्मिलन केंद्र की ओर जाता है, जहां बहुत से लोग अपने प्रियजनों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वह वहां मौजूद सभी लोगों को पार करने में सफल हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट तक पहुंचता है। रिसेप्शनिस्ट उसकी लॉग की जांच करता है और रियलाइज करता है कि चांसू के पास वह जांच करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। वह उसे बताता है कि जब तक उसके पास आवश्यक पैसे नहीं हैं तब तक वह वापस आ जाए। चांसू उस आदमी से कम कुछ खबर देने की भीख मांगता है, लेकिन उसे अगले ग्राहक द्वारा धकेल दिया जाता है। चांसू के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह दृढ़ता से घर लौटता है। स्पष्टतः जब वह छोटा था उसके पिता एक शीर्ष रैंक के अनुभवी थे, जिन्हें लौटने वाला भी कहा जाता था। वे हमेशा साथ थे, लेकिन जब पृथ्वी की स्थिति खराब हुई तो उसे फिर से भेजा गया और तब से उसने अपने पिता को फिर से नहीं देखा। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उसकी मां भी अपने पति की खोज में गई, लेकिन अंत में चांसू खुद को अकेला पाता है। वह इतना बड़ा हो गया है कि उसके साथ की यादें धुंधली होने लगी हैं। वह अब उनके चेहरों को स्पष्ट रूप से भी नहीं देख सकता। अचानक एक चमकीली सुनहरी रोशनी उसके अपार्टमेंट के बाहर आती है, जिससे एक विशाल लहर बनती है जो उसे दीवार में धकेल देती है। वह बेहोश हो जाता है और जब वह जागता है तो कई घंटे बीत चुके होते हैं। एक आपातकालीन समाचार अलर्ट उसके फोन पर आता है, जो एक लौटने वाले की पुनः प्रवेश के कारण होने वाली हलचल और चमक के बारे में चेतावनी देता है। स्थिति को और खराब करने के लिए एक एस रैंक लौटने वाला अपने रिटायरमेंट की घोषणा करता है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। एस रैंक का आदमी बताता है कि वह उन प्रेषकों की रक्षा करने में असफल रहा जो उसके साथ थे। वह अपने देवता की भी रक्षा नहीं कर सका और अंत में वह अकेला लौट आया, एक असफल। वह आदमी कहता है कि वह अब प्रेषण नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऐसा करने की क्षमता और योग्यता खो दी है। स्पष्टतः भूकंप और चमकीली रोशनी उसके पुनः प्रवेश का परिणाम थे। एक टूटी हुई आवाज में वह आदमी अपने रिटायरमेंट की घोषणा करता है, जबकि सभी से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने की अपील करता है। यह सभी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि पृथ्वी की जनसंख्या 500 मिलियन से नीचे गिर गई है, जिससे उच्च रैंक के प्रेषकों को बढ़ाना कठिन हो गया है। चांसू विश्वास नहीं कर सकता कि वह आदमी अपने मिशन में असफल रहा और वह भी इससे रिटायर हो रहा है। तभी उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है और वह सोचता है कि यह कौन हो सकता है। वह खड़ा होता है और दरवाजे की ओर चलता है, यह सोचते हुए कि उसे क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि यह बहुत असामान्य है। वह दरवाजा खोलता है और एक आवाज उसे बुलाते हुए सुनाई देती है, लेकिन वह दरवाजे पर किसी को नहीं देखता। जैसे ही वह यह मानने वाला होता है कि वह पागल हो रहा है, आवाज उसे नीचे देखने के लिए निर्देशित करती है। चांसू नीचे देखता है और एक प्यारे बात करने वाले खरगोश को देखता है जो एक टैबलेट डिवाइस पकड़े हुए है और उसे घूर रहा है। यह चांसू को इतना डराता है कि वह अपनी पीठ पर गिर जाता है, लेकिन खरगोश अपने काम में लगा रहता है। उससे पूछता है कि क्या वह चांसू है। फिर खरगोश चांसू से कहता है कि वह अपने नसों को शांत करे, क्योंकि उसके लिए शानदार खबर लाया है। खरगोश मुस्कुराता है, चांसू को प्रेषक बनने पर बधाई देता है। चांसू यह सुनकर चौंक जाता है, जिससे उसे फिर से खरगोश से पूछना पड़ता है कि क्या वह जानता है कि वह क्या कह रहा है। खरगोश स्वीकार करता है कि चांसू शायद भ्रमित है,
लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि इससे यह नहीं बदलता कि उसे चुना गया है। चूंकि चांसू संदिग्ध तरीके से व्यवहार कर रहा है, खरगोश सुझाव देता है कि वे किसी अन्य स्थान पर जाएं। जब वे एक अपरिचित हॉलवे से गुजरते हैं, खरगोश चांसू से पूछता है कि क्या उसके पास कोई विशेष कौशल है, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास कम से कम एक होता है। चांसू फिर जवाब देता है कि वह कचरा लीग में सबसे ऊंचा है। यही कारण है कि वह प्रेषक बनने के लिए भी योग्य नहीं है। हालांकि वह पेड़ या फूलों को काटने में काफी अच्छा है। खरगोश यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, और चांसू भी हैरान है कि वह आदमी उसके पास बिना यह जाने आया कि वह बेकार है। फिर खरगोश खुद को शांत करता है, यह कहते हुए कि हर चीज के लिए हमेशा एक कारण होता है। वह चांसू को आश्वस्त करता है कि वह बेकार हो सकता है, लेकिन इससे यह नहीं बदलता कि उसे चुना गया था। चांसू पूरी तरह से चकित है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह प्रेषक केंद्र में पाएगा, जिसका मतलब है कि उसके लिए अंततः एक अवसर आया है। वे एक बहुत बड़े दरवाजे पर पहुंचते हैं, और खरगोश सुझाव देता है कि वे अंदर जाएं ताकि अपनी बातचीत जारी रख सकें। खरगोश जो कह रहा था, उससे पहले चांसू दरवाजे तक पहुंच चुका था। वह विशाल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन स्पष्ट कारणों से दरवाजा नहीं खुलता। यह तब होता है जब खरगोश घृणापूर्ण तरीके से उससे पूछता है कि वह दरवाजे के साथ क्या कर रहा है। खरगोश कहता है कि वे जिस प्रवेश का उपयोग करने जा रहे हैं वह उसके दाएं है। चांसू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करना चाहता जब वह यह समझता है कि खरगोश एक बहुत छोटे दरवाजे की ओर इशारा कर रहा है, जो खरगोश के लिए एकदम सही आकार है, न कि इंसानों के लिए। खरगोश कहता है कि उसने कभी दरवाजे का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं पाई, और चांसू को उसे याद दिलाना पड़ता है कि वह एक खरगोश है। खरगोश को पागल मानते हुए चांसू कहता है कि उसे जाना है, और खरगोश उससे पूछता है कि क्या वह सुनिश्चित है कि वह सही निर्णय ले रहा है। खरगोश उसे याद दिलाता है कि उसने जो भी परीक्षा दी है उसमें वह असफल रहा है, लेकिन अंत में एक दुर्लभ अवसर उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। खरगोश उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि ऐसा अवसर उसके जीवन में फिर कभी आएगा। खरगोश चांसू को बताने की कोशिश करता है कि वह उसे मजबूर नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि यही वह वास्तव में चाहता है तो वह जाने के लिए स्वतंत्र है। यह सुनने के बाद चांसू के पास छोटे मार्ग से रेंगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ताकि वह खरगोश का अनुसरण कर सके उसके चमकीले साफ ऑफिस में। यह चांसू के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि वो एक छोटे ऑफिस की उम्मीद कर रहा था। फिर खरगोश उसे बताता है कि एक ऐसी दुनिया है जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। चांसू इस पर भ्रमित है, पूछता है कि क्या हर व्यक्ति के लिए एक अलग दुनिया है। खरगोश उसे बताता है कि एक दुनिया है जिसे ब्लॉक प्रकार की भूमि कब्जाने के रूप में जाना जाता है, और इसमें एक कार्यक्रम चल रहा है। चांसू की आंखें इस पर चौंक जाती हैं, और खरगोश मानता है कि वह इसके बारे में जानता है, लेकिन चांसू कहता है कि यह उसकी पहली बार सुनने की बात है। खरगोश बताता है कि यह दुनिया हाल के दिनों में सबसे अधिक मांगी जाने वाली है। स्पष्टतः इस दुनिया में एक अनोखी विशेषता है कि यह एक देवता की दिव्य सुरक्षा प्राप्त करती है। चांसू इस बात को सुनकर और अधिक रुचि रखता है, क्योंकि लौटने वाले ने भी एक देवता का उल्लेख किया था। चांसू चेहरे के भाव में बदलाव को नोटिस करता है, और वह उसे आश्वस्त करता है कि उसे चुनने में कोई संबंध नहीं है हाल की घटना से। चांसू फिर खरगोश से पूछता है कि वह किस प्रकार के देवता के बारे में बात कर रहा है, और खरगोश बताता है कि देवताओं को यादृच्छिक आधार पर सौंपा जाता है। लेकिन चूंकि चांसू उसका पसंदीदा व्यक्ति है, वह उसे यह चुनने का मौका देने का भी विचार कर सकता है कि वह किस देवता को चाहता है। चांसू इस पर भ्रमित है, क्योंकि उसे यह भी नहीं पता कि कौन से कार्ड अच्छे या बुरे हैं। खरगोश उसे याद दिलाता है कि यह अवसर फिर कभी नहीं आ सकता, और चांसू उससे सहमत होता है। अपने पिता को याद करते हुए चांसू गुस्सा होता है कि वह पहले स्थान पर संकोच कर रहा है। चांसू फिर अपना कार्ड चुनता है, और एक देवता का दृश्य प्रतिनिधित्व उसके सामने प्रकट होता है, जिससे वह चौंक जाता है। ये उसे डराता है, और जब वह उस कार्ड को देखता है जिसे उसने चुना है, तो उसे एहसास होता है कि यह नकारात्मकता का देवता है, जिसकी दर 44% है। खरगोश उसे डरपोक बनने के लिए नहीं कहता, क्योंकि जो कुछ भी उसने अभी देखा है वह केवल एक नाटकीय प्रभाव है। उसका दिल लगभग उसके शरीर से बाहर निकलने के साथ
चांसू को यह पूछने के लिए मजबूर किया जाता है कि किस प्रकार का देवता एक ऐसा प्रभाव मांगता है जो उसे लगभग परलोक में भेज देता है। इसके अलावा चांसू को नहीं लगता कि भगवान उसके लिए सही विकल्प है, क्योंकि नाम ही परेशानी का संकेत देता है। चांसू अपने पैरों पर खड़ा होता है और ग्रैबिट से नर्वसली पूछता है कि क्या उसे फिर से कार्ड खींचने का मौका मिल सकता है। ग्रैबिट उसे आश्वस्त करता है कि वह कर सकता है, जो उसे अंततः चौंका देता है। चांसू जल्दी से कार्ड खींचता है और ठीक पहले की तरह वह फिर से नकारात्मकता का भगवान खींचता है। चांसू गुस्से में है और वह मानने लगता है कि ये ड्रॉ एक धोखा है, क्योंकि हर बार वही भगवान मिलना असंभव है। ग्रैबिट फिर उसे बताता है कि कार्ड में कुछ गलत नहीं है। चांसू को यह देखकर आश्चर्य होता है कि ग्रैबिट ने अपना चेहरा बदल लिया है, और फिर वो उसे बताता है कि उसके पास एक आखिरी मौका है कार्ड खींचने का। वह चांसू को इस बार सही से चुनने के लिए प्रेरित करता है। चांसू निराश है और वह बस कुछ भी चुनने की उम्मीद करता है जो कि मूल रूप से नकारात्मकता का भगवान नहीं है। वह एक और कार्ड खींचता है और इस बार एक चमकीला हरा प्रकाश प्रकट होता है और चांसू का चेहरा आशा से चमक उठता है। इस बार उसने एक कार्ड खींचा जो समृद्धि की देवी है, लेकिन इसकी संभावना 1% से भी कम है। वह रुचि खोने ही वाला होता है जब वह देवी का दृश्य देखता है, और वह सच में बहुत आकर्षक है। यहां तक कि ग्रैबिट भी चांसू के चेहरे पर व्यावहारिक कल्पना देख सकता है। ग्रैबिट मुस्कुराता है, चांसू से पूछता है कि क्या वह एक और मौका लेना चाहेगा। यह चांसू को चौंका देता है, क्योंकि वह आदमी ने उसे अभी बताया था कि वह उसे आखिरी मौका दे रहा है। चांसू फिर ग्रैबिट से पूछता है कि अगर वह वर्तमान कार्ड पर निर्णय लेता है तो क्या होगा, और ग्रैबिट उसे बताता है कि उसे तुरंत प्रस्थान करना होगा। चांसू यह सुनकर चौंक जाता है और ग्रैबिट उससे पूछता है कि क्या उसे संकोच करने का कोई कारण है। वह चांसू को बताता है कि उसके पास एक दुर्लभ मौका है कि वह एक डिस्पैचर से लौटने वाला बन सके। ग्रैबिट उसके सिर में मीठी कल्पनाओं को भरने लगता है कि लोग उसे एक नायक के रूप में कैसे मनाएंगे। ग्रैबिट उसे बताता है कि डिस्पैचर होना उसे बहुत अच्छी जिंदगी देगा, जो कि वह जो जी रहा है उससे 10 गुना बेहतर है। चांसू को एहसास होता है कि ग्रैबिट वास्तव में सही है, क्योंकि उसकी जिंदगी पहले स्थान पर बेकार है। वह अपना निर्णय लेता है और सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसे समृद्धि की देवी की सेवा करने के लिए चुना गया है। देवी की छवि उसे दिखाई जाती है, और यह ठीक वही है जो उसने अपने सिर में कल्पना की थी। चांसू मुस्कुराता है, यह मानते हुए कि अगर वह ऐसी देवी के साथ होगा तो वह कुछ भी कर सकेगा। चांसू फिर ग्रैबिट से पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। ग्रैबिट एक पोर्टल खोलता है, कहता है कि उनके जाने का समय हो गया है, लेकिन तभी वह चांसू को सीधे पोर्टल की ओर धकेल देता है। चांसू डरता है, ग्रैबिट से पूछता है कि क्या उसके लिए पोर्टल में प्रवेश करना वास्तव में सुरक्षित है। ग्रैबिट उसे चिढ़ाता है कि पोर्टल सुंदर है, लेकिन चांसू के लिए वह एक स्पष्ट मौत का जाल है। फिर भी उसके पास पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वह अपने नफरत करने वालों को दिखाने के लिए बहुत सफल बनने की योजना बना रहा है कि वे कचरा हैं। जब वह यह सोचने में व्यस्त है कि वह कैसे सफल होगा, ग्रैबिट उसे पोर्टल में धकेल देता है। तभी एक आवाज ग्रैबिट को डांटती है कि उसने मामले में सीधे हस्तक्षेप किया है, जब वह जानता है कि यह काफी वर्जित है। ग्रैबिट जवाब देता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि चांसू ही एकमात्र है जो मदद कर सकता है। जब वह पोर्टल में खींचा जाता है, चांसू लोडिंग स्क्रीन देखता है और एक टिप पॉपअप होती है जो उसे बताती है कि प्रतिशत देवताओं के गुट के आकार का संकेत देता है। यह चांसू को हड्डियों तक चौंका देता है, क्योंकि उसने सोचा था कि प्रतिशत एक संभावना है, लेकिन यह कुछ और बुरा निकला। चांसू अंततः अपनी नई दुनिया में पहुंचता है, उस दर्द के साथ कि वह कुछ इतना महत्वपूर्ण के बारे में सीख रहा है। वह चारों ओर देखता है कि हर जगह एक बंजर भूमि से दूर नहीं है। इसके अलावा देवी का कोई गुट नहीं है। वह खुद को एक बर्बाद भूमि में पाता है। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वह निष्कर्ष निकालता है कि वह खत्म हो चुका है। चांसू एक समृद्ध भूमि की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जो कुछ भी वह देख रहा है वह केवल एक बंजर भूमि है। सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होती है, चांसू का स्वागत करती है खुदाई की दुनिया में। यह चांसू को बताती है कि वह देवी का प्रेरित है
और उसे खुदाई के माध्यम से जितनी संभव हो सके भूमि अधिकार सुरक्षित करने की आवश्यकता है। वह कुछ भी करने से पहले वह पहले चारों ओर देखने का सोचता है। वह समझता है कि उसे देवी को ढूंढना है, और अचानक वह एक पुरानी फटी हुई दरांती से टकराता है। वह सोचता है कि क्या किसी ने इसका उपयोग किया और फिर इसे फेंक दिया। चूंकि वह एक माली है, दरांती उसके हाथ में बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। अचानक उसे अपने पीछे एक भारी उपस्थिति महसूस होती है और डर उसे पकड़ लेता है कि एक राक्षस उसे खाने वाला है। डर उसके शरीर में फैलता है जब वह महसूस करता है कि उसने अभी तक देवी से नहीं मिला है और एक राक्षस उसे खाने वाला है। चांसू निष्कर्ष निकालता है कि मौत इस समय उसकी आखिरी चीज है। वह राक्षस को अपनी दरांती लहराकर धमकाने का निर्णय लेता है। वह मुड़ता है और इसे बहुत जोर से लहराता है, केवल यह देखने के लिए कि वहां कोई राक्षस नहीं है, बल्कि एक प्यारा हमस्टर उसे घूर रहा है। चांसू हमस्टर को घूरने के लिए झुकता है और वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वह उसके प्रति कोई शत्रुतापूर्ण भावना नहीं रखता। अचानक उसके मन में यह आता है कि उसे हमस्टर को निकालने के लिए बोनस मिल सकता है, और हमस्टर डर से अपनी जान निकालता है। चांसू मुस्कुराता है क्योंकि उसने सफलतापूर्वक हमस्टर के साथ मजाक किया है। वह इसे जीने देने का निर्णय लेता है जब तक कि यह उसे कोई समस्या नहीं देता। अचानक हमस्टर पलटकर जाने लगता है। हमस्टर दूर से रुकता है, चांसू को उसका अनुसरण करने के लिए इशारा करता है। चांसू फिर हमस्टर के पीछे दौड़ता है, जो अपने आकार के लिए काफी तेज है। चांसू सोचता है कि वे कहां जा रहे हैं जब तक वे एक धारा पर नहीं पहुंचते, जहां चांसू बिना समय बर्बाद किए अपने बोतल में पानी भरता है। वह बहुत तरोताजा महसूस करता है और वह हमस्टर से पूछता है कि क्या वह जानता है कि देवी कहां रह रही है। हमस्टर उसे जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी संचार तकनीक एक दूसरे से भिन्न होती है। हमस्टर फिर से चलना शुरू करता है और चांसू उसका अनुसरण करता है, यह देखने के लिए कि हमस्टर उसे कहां ले जा रहा है। कुछ ही क्षणों में वे एक विशाल पेड़ पर पहुंचते हैं जो पृथ्वी के पेड़ों की तरह सूख गया है। चांसू एक कटी हुई जिनसिंग पर कदम रखता है जो उसे चौंका देता है। वह सोचता है कि एक जिनसिंग ऐसी फटी हुई जगह पर क्या कर रहा है, लेकिन हमस्टर अचानक जिनसिंग को चांसू से छीन लेता है। चांसू भ्रमित है क्योंकि वह मानता है कि जिनसिंग हमस्टर के लिए है। तभी सूचना आती है, चांसू को बताती है कि उसने देवी को खोज लिया है। चांसू को विश्वास नहीं होता कि सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि उसने कहीं भी देवी को नहीं देखा है। चांसू इस बारे में बड़बड़ाता है जब हमस्टर उसके पैर को पकड़ता है और वह मानता है कि हमस्टर उसके साथ मजाक कर रहा है। वह हमस्टर को पकड़ता है, उसे बताता है कि वह व्यस्त है और खेलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमस्टर की अभिव्यक्ति चांसू को कुछ महत्वपूर्ण बताती है जो वह चूक गया है। सबसे अप्रत्याशित आश्चर्य में सूखी जिनसेंग सचमुच देवी है। चांसू इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस देवी को उसने देखा था वह काफी समृद्ध थी और यह असंभव है कि वह एक बदसूरत जिनसिंग की जड़ में सिकुड़ गई हो। चूंकि वह अपनी आंखों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, हमस्टर उसके लिए एक आवर्धक कांच निकालता है और तभी वह अंततः वास्तविकता को स्वीकार करता है। वह अपने सिर को दर्द में पकड़ता है, क्योंकि भूमि कब्जाने और प्रतिशत जो उसने देखा था वह उसकी भविष्य की स्थिति का केवल पूर्वानुमान था। चांसू को याद आता है कि जब वह कार्ड खींच रहा था तब संख्याएं बढ़ रही थीं, और इसका मतलब है कि भगवान का प्रभाव तब बढ़ रहा था। चांसू विश्वास नहीं कर सकता कि नकारात्मकता का भगवान वास्तव में एक अच्छा कार्ड था, और यह विश्वास करना कठिन था क्योंकि यह काफी बार आ रहा था। चांसू सोचता है कि क्या देवी सिकुड़ गई क्योंकि उसका प्रभाव पूरी तरह से कम हो गया। चांसू देवी को घूरता है, सोचता है कि वह क्यों नहीं जाग रही है। वह डरने लगता है कि उसने देवी को पूरी तरह से मार डाला है जब वह उस पर कदम रखता है, लेकिन हमस्टर बस उसे एक बहुत ही बेवकूफ आदमी की तरह घूरता है। फिर चांसू को यह एहसास होता है कि अगर वह उसे थोड़ा पानी दे तो शायद वह देवी को जगाएगा। वह उस पर पानी डालता है और आश्चर्यजनक रूप से जिनसेंग के शरीर से एक चमकीला हरा प्रभाव उभरता है। यह चांसू को बताता है कि पानी काम कर रहा है और वह उसे और अधिक पानी देने की प्रक्रिया में है। वह देवी को पानी में डुबो देता है, अंततः देवी की समझ को बहाल करता है। देवी लगभग पानी में डूब जाती है और वह चांसू से ये इच्छा करने लगती है कि वह पहले ही रुक जाए। देवी अंततः जीवन में आती है
और चांसू अपने आक्रामक सीपीआर कौशल का जश्न मनाता है। हैमस्टर भी खुश है कि उसका मालिक फिर से जीवित है। तभी चांसू चांसू देवी को प्रणाम करता है, अपनी शुभकामनाएं देता है और बताता है कि वह उसका प्रेरित है। देवी अपने प्रेरित को देखने के लिए बैठने में सफल होती हैं। चांसू इस बात को लेकर पूरी तरह से भ्रमित है कि उसे क्या करना चाहिए जब तक कि विंडोज नोटिफिकेशन नहीं आता जो उसे बताता है कि वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करके मजबूत बन सकता है। चांसू हैरान है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके लिए आसानी से उपलब्ध क्षमताएं हैं। वह एक क्षमता देखता है जो देवी का आशीर्वाद है, और भले ही उस क्षमता का कोई विवरण नहीं है, चांसू मानता है कि यह फसलों को सुंदर बनाने के लिए है। तभी वह इसे लागू करता है और उसे एहसास होता है कि आशीर्वाद का नाम सिर काटना है। यह चांसू को चौंका देता है क्योंकि सिर काटना का मतलब मूल रूप से एक सिर को काटना होता है। वह यह कल्पना नहीं करना चाहता कि उसे सिर काटकर एक समृद्ध जीवन जीना है। हालांकि वह निष्कर्ष निकालता है कि समृद्धि की देवी उसे इतनी हिंसक क्षमता नहीं देगी। चांसू देवी की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या वास्तव में उसे किसी का सिर काटना है, और देवी की प्रतिक्रिया उसे बस भ्रमित कर देती है। चांसू उन कई चीजों के बारे में सोचना शुरू करता है जो इससे जुड़ी हो सकती हैं, और फिर अचानक उसे एहसास होता है कि हैमस्टर शायद सिर काटने के लिए तैयार है। हैमस्टर देवी के पुनर्जन्म का जश्न मनाने में व्यस्त है, यह नहीं जानते हुए कि चांसू उसे सबसे बुरे नजरों से देख रहा है। हैमस्टर मुड़ता है और देखता है कि चांसू पूरी तरह से सुसज्जित है और उसे 2 टुकड़ों में काटने के लिए तैयार है। जैसे ही दरांती वार करने वाली होती है, हैमस्टर भागने की कोशिश करता है। चांसू अपनी दौड़ जारी रखता है और यह समझते हुए कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, हैमस्टर देवी के पीछे छिप जाता है। चांसू शांति से हैमस्टर से कहता है कि वह जो करने वाला है उससे खुश नहीं है, लेकिन यह सब देवी के लिए है। अचानक हैमस्टर और देवी घबरा जाते हैं, और जब चांसू मुड़ता है तो वह देखता है कि उसके पीछे एक भयानक प्राणी खड़ा है। चांसू यह भी नोटिस करता है कि हैमस्टर देवी के सामने कूद गया है, और तभी उसे एहसास होता है कि हैमस्टर वास्तव में एक राक्षस नहीं था। चांसू अपनी गलती स्वीकार करता है और समझता है कि उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसके सामने खड़े असली राक्षस को हराना होगा। हालांकि क्या वह इसे कर सकता है, यह सवाल बना रहता है। फिर भी चांसू एक बहादुर व्यक्ति है और वह हाथ में दरांती लेकर राक्षस पर हमला करता है, और सिर काटने की क्षमता के लिए धन्यवाद। वह देख सकता है कि उसे कहां काटना है। वह सिर काटने की क्षमता को सक्रिय करता है और वह राक्षस पर कूदता है, इतनी जोर से दरांती चलाता है कि एक ही वार में राक्षस को गिरा देता है। जब हैमस्टर और देवी इसे देखते हैं तो वे सदमे में रह जाते हैं। चांसू सामान्य रूप से देवी के पास लौटता है, जैसे उसने कुछ बहुत पागल नहीं किया। चांसू फिर हैमस्टर से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे एक राक्षस समझ लिया और लगभग उसे 6 फीट जमीन के नीचे भेज दिया। वह हैमस्टर से माफी मांगता है और हैमस्टर मुस्कुराता है और चांसू को अंगूठा दिखाता है ताकि उसे पता चले कि वह उससे नाराज नहीं है। चांसू इसे देखकर खुश होता है और वह हैमस्टर को एक नाम देता है, हैम्सडाल। यह नाम हैमस्टर को इतना अच्छा लगता है कि वह इससे बहुत शर्मिंदा हो जाता है। तभी विंडोज नोटिफिकेशन